अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम की मसरूफियत जो है वो ऑस्ट्रेलिया का टूर है और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ख़बरें इतनी ज़्यादा नहीं है क्रिकेट के हवाले से। अंडर 19 टीम एशिया कप खेल रही है। इसके अलावा विमेंस टीम जो है वो वनडे पहला जो है वो हार चुकी है। कोई इतना ज़्यादा कोई ख़ास टूर्नामेंट भी नहीं चल रहा। पाकिस्तान की जो T20 कप था उसके अंदर कराची वाइट्स मैच जीत चुका है। पाकिस्तान के अंदर मामला जो है वो इस वक्त अगर देखे जाएँ क्रिकेट के हवाले से तो इतना ज़्यादा कुछ गर्म जोशी नहीं है। जुमेरात के बाद से क्रिकेट की चीज़ों के अंदर जो है वो ज़रा सा तेज़ी आएगी और ख़बरें जो हैं वो ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सीरीज़ शुरू हो रही है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की। इसी हवाले से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो हैं वो बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी कौन है, किससे उनको ख़तरा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के पास जो है दो खिलाड़ियों के अलावा जो है वो कोई और ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों के पास बोलने के लिए नहीं है कि हमारा इससे मुकाबला होगा तो हम जो है वो तैयारियां पकड़ेंगे। दूसरी टीमें जाती हैं तो उनके अंदर 4 से 5 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। माजरत के साथ पाकिस्तान के अंदर दो खिलाड़ी बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, इन दोनों के अलावा किसी खिलाड़ी के ऊपर बात नहीं की जा सकती। इसीलिए जब इंटरव्यू हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का तो उन्होंने बाबर आजम को एक बेहतरीन और मंझा हुआ खिलाड़ी करार दिया। इसके अलावा कोई और सवाल हो भी नहीं सकता था। और शाहीन शाह अफरीदी की थोड़ी सी बात हुई थी। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम के अंदर कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसको डिस्कस किया जा सके इंटरनेशनल मायार के ऊपर, या फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो हैं वो उससे किसी किस्म की कोई डर का मुजाहरा करें या फिर कोई प्लानिंग का मुजाहरा करें। बाबर आजम के खिलाफ उन्होंने प्लानिंग का मामला बताया था कि पाकिस्तानी टीम के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, बाबर आजम को आउट कर लो तो समझो आपने 50 से ज़ायद फीसद जो है वो मैच अपने हाथ में ले लिया है। बाबर आजम एक हड्डी है जिसको निगला भी नहीं जा सकता, जिसको रोका भी नहीं जा सकता। तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर जो हैं उनकी तमाम तर बॉलर्स की, चाहे वो नेथन लाइन हो, मिचेल स्टार्क हो, जोश हेजलवुड हो या फिर पैट कमिंस हो, इन तमाम लोगों की यही प्लानिंग है कि सबसे पहले वार करना है बाबर आजम को। बाकी खिलाड़ी जो हैं वो चिल्लर हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा सा संभल कर खेलना है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पिचेस जो हैं उनके अंदर ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन जो हैं उनको सही से संभल कर खेलना आता है, इसलिए इतना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से उनके अंदर नज़र नहीं आ रहा। ना ही वो कुछ ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी हमारे साथ क्या सलूक करेगा। मुकम्मल तौर पर वो तैयार हैं शाहीन शाह अफरीदी का सामना करने के लिए। लेकिन बाबर आजम एक ऐसा खिलाड़ी है जिसकी हर किसी ने तारीफ की है, हर खिलाड़ी ने, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि इसकी टेक्निक भी अच्छी है, रन्स बनाने की भूख भी अच्छी है और ग्राउंड के चारों तरफ ये शॉट अच्छे मारता है। इसलिए जो है बाबर आजम जो है उसको आउट करना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत रखता है टेस्ट मैचेस की इनिंग्स के अंदर जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की होगी। इसके अलावा बाबर आजम जो है वो नंबर 1 पोजीशन के ऊपर रहे, रिजवान भी टॉप 10 के अंदर रहे। लेकिन सवाल ये होता है, कल मैं एक वीडियो देख रहा था पाकिस्तान की, तो इफ़ी भाई और वासे जो है ये वाली बात करते हुए नज़र आ रहे थे। कुछ इख्तलाफ है इन चीज़ों से कि बाबर आजम जो है वो अगर पहली पोजीशन के ऊपर है या फिर पाकिस्तानी टीम पहली पोजीशन के ऊपर है तो इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है जब तक पाकिस्तानी टीम जो है वो कोई ट्रॉफी ना जीते। बाबर आजम पहली पोजीशन पे है, पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है, पाकिस्तान ने कितनी ट्रॉफियां जीती हैं, या बाबर आजम ने पहली पोजीशन के ऊपर रहते हुए कितने मैचेस जितवा दिए हैं। बाबर आजम को एक बेहतरीन मौका मिला आईसीसी वर्ल्ड कप के अंदर। क्या आप समझ सकते थे कि हम उसको किंग बाबर आजम और किंग कोहली का मुकाबला क्यों करते हैं? किंग कोहली ने साबित किया है वर्ल्ड कप के अंदर कि वो वाकई किंग है। लेकिन बाबर आजम के पास जब इसे कहते हैं ना कि जब स्टेज तैयार हुआ, करने का मौका मिला, आप मुकम्मल तौर पर मायूस करके चले गए। आपने 50s बनाई, वो भी ऐसी कि जिससे पाकिस्तानी टीम का कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ अपनी रैंकिंग जो है वो बेहतर हुई। आपके पास सेंचुरियां बनाने का एक बेहतरीन मौका था, 9 मैचेस आपको मिले थे, लेकिन बाबर आजम ने अपने आप को किंग साबित नहीं किया या फिर करने में नाकाम रहे। प्रेशर इतना था, बहुत सी चीज़ें चल रही थी जिस वक्त वर्ल्ड कप हो रहा था, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला, याजू कंपनी का मामला, खिलाड़ियों की जो जिस तरह बाबर आजम का रवैया था, ये सारी चीज़ें मिल गई थी। इसलिए बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी जो है वो इन चीज़ों की वजह से ख़राब हुई थी। लेकिन किंग उसी को कहते हैं जो हर तरह के हालात के अंदर अपनी टीम को फतह की तरफ लेकर जाए। ऐसा बाबर आजम से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसको किंग कह सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए जो है बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मायूसी की बाइस बनी। बाबर आजम को बेहतरीन मौका मिला था अपने आप को नंबर 1 पोजीशन को ऐसा रखने का कि बहुत दिन तक वो नंबर 1 पोजीशन के ऊपर रहें, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए वो। और
बाबर आजम से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेंचुरियां जो हैं वो कुछ 2 या 3 सेंचुरियां जो हैं वो वर्ल्ड कप के अंदर आएँ, बेशक कमज़ोर टीमों के खिलाफ आएँ, लेकिन बाबर आजम के बल्ले से रन्स उगलना जो है, क्योंकि एशिया के अंदर हो रहा था एशिया वर्ल्ड कप, तो हम समझ रहे थे, पूरी पाकिस्तानी आवाम समझ रही थी कि एशियन कंडीशन के अंदर एशियन खिलाड़ियों को डोमिनेट करता हुआ नजर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ना रिजवान के बल्ले से रन्स निकले, रिजवान ने एक आध मैच के अंदर परफॉर्म किया, लेकिन वो वाली चीज़ है ना कि रिजवान को भी सोचना चाहिए कि अगर आप अपनी रैंकिंग बेहतर करना चाहते हैं तो इससे पाकिस्तानी टीम का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पाकिस्तान की टीम जो है नंबर 1 पोजीशन के ऊपर रही, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टॉप 10 के अंदर रहे, बाबर आजम नंबर 1 पोजीशन के ऊपर रहे, लेकिन इससे पाकिस्तानियों का हमारा क्या फ़ायदा हुआ? इससे ना हमारे पास कोई कप आया, ना कोई इवेंट हम लोगों ने जीता। ऐसे नंबर 1 होने का क्या फ़ायदा होता है? ये भी मोहम्मद हफीज़ और मिसबाह उल हक कहते हुए नजर आए कि पाकिस्तान और बाबर आजम जो है वो नंबर 1 पोजीशन के ऊपर इसलिए आए थे कि छोटी टीमों के खिलाफ आप लोगों ने रन स्कोर किए थे, या फिर कोई अगर बड़ी टीम आती भी थी तो उसकी सी टीम पाकिस्तान आती थी, और उसी सी टीम ने, न्यूजीलैंड की सी टीम ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज हरा दी। आप लोग अपने घर के अंदर हार रहे हैं, टेस्ट सीरीज हार रहे हैं, सीरीज नहीं जीत पा रहे। ऑस्ट्रेलिया आपको हरा कर जा रहा है, इंग्लैंड आपको हरा कर जा रहा है, न्यूजीलैंड आपको हरा कर जा रहा है। ऐसे नंबर 1 होने का क्या फ़ायदा? इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ, या फिर पाकिस्तानी टीम को, या फिर पाकिस्तानी अवाम को, हम जैसे फैंस को क्या फ़ायदा हुआ? ऐसे पाकिस्तान के बेशक 3 से 4 खिलाड़ी उस वक्त टॉप 10 की लिस्ट के अंदर मौजूद थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई ट्रॉफी पाकिस्तान को। बहुत कम तस्वीरें ऐसी हैं जिसके अंदर आपने देखा हो कि बाबर आजम को ट्रॉफी दी जा रही है सीरीज़ जीतने की। ऐसी बहुत सी तस्वीरें होनी चाहिए थी। बाबर आजम को 4 साल से तकरीबन मौका मिला कि वो अपने आप को सही बेहतरीन कप्तान साबित कर ले, कोई एक ट्रॉफी लेते हुए वो नज़र आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर बाबर आजम के फैंस जो हैं इस बारे में गुस्सा होते हैं कि आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं। मुझे ज़रा बता दें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे बाबर आजम को जो है वो किंग कहा जा सके। मैं ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। बहुत सी वीडियोस के अंदर माजी के अंदर मैंने अपनी इस बात की तस्दीक की है कि बाबर आजम रन्स बनाए, बेहतरीन बैट्समैन है वो, लेकिन उसको जो है वो अपनी बैटिंग के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इस कप्तानी वाले मामले से जो है उसको निकलना चाहिए, तब हम देखेंगे। अभी देखिएगा आप, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ हो रही है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाबर आजम से 2 से 3 सेंचुरियाँ जो है। अब कप्तानी का भी प्रेशर नहीं है, खुलकर खेलने का मौका है, पूरा ग्राउंड आपके सामने मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड, और आप जैसे बासलाहियत खिलाड़ी को कम से कम 2 से 3 सेंचुरियां इस सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान को करनी चाहिए, बाबर आजम को करनी चाहिए। बाबर आजम को 6 इनिंग्स मिलेंगी और उसके अंदर बाबर आजम को 2 सेंचुरियां तो यकीनी तौर पर मारनी चाहिए, और कोई एक मैच जो है बाबर आजम को अपने तौर पर जितवाना चाहिए। उनमें शाहीन शाह अफरीदी पूरा टीम एफर्ट होगा, लेकिन बाबर आजम को हम देखना चाहते हैं कि अब कप्तानी का प्रेशर भी निकल गया है, इसलिए अब देखना चाहिए कि किंग कहने के लिए उसको अपनी एबिलिटी और अपनी स्किल्स का मुजाहरा करना होगा, जब ही पूरी दुनिया जो है वो बाबर आजम को किंग मान लेगी, मुझ समेत। तो इसलिए नेक ख्वाहिशात हैं बाबर आजम के लिए, और पाकिस्तान के लिए अफसोस का इजहार इसलिए करना पड़ा है कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के अलावा ऑस्ट्रेलिया वालों के पास कोई भी ऐसी बात नहीं है कहने की। अब हफीज़ साहब जो है जिस तरह की बातें कर रहे थे, वहाँ जाकर अभी से बहाने और रोना धोना शुरू कर दिया है कि यहाँ की पिच ऐसी थी, यहाँ के इंतजामात ऐसे थे। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड के CEO जो हैं उन्होंने भी हफीज़ को जवाब दे दिया है, कहा है कि इस तरह के कोई इंतजाम नहीं, हमने पूरे इंतजाम किए थे, ख़राब मौसम हुआ था, बारिश हुई थी जिसकी वजह से पिच जो है वो थोड़ी स्लो हो गई थी। ये बहाना जो है, ये बहानेबाजियां आप लोग बंद करें, और हफीज़ को भी चाहिए कि लड़का बनकर चड्डा पहनकर जो है वो अपने आप को समझ रहे हैं टीम डायरेक्टर, और समझ रहे हैं कि इन लोगों के लड़कों की बराबर है, खिजाब लगाने के बाद भी। तो इस तरह की सूरत हाल, और अपनी ज़बान को जो है ज़रा सा कंट्रोल कर लें। और ऑस्ट्रेलिया के CEO ने आपको जिस तरह खरी खरी सुनाई है, तो मुस्तकबिल के अंदर उम्मीद है कि आप ज़रा ज़बान संभाल कर बात करेंगे। ये बहानेबाजियां जो हैं इनसे ज़रा सा दूर रहेंगे, और जो काम है आपका, जिस काम के लिए आपको भेजा गया है, उस काम को ज़रा करते हुए नज़र आएँ। बाकी बातें सीरीज़ के अख्ताम पर होंगी कि कितने बड़े प्रोफेसर हैं मोहम्मद हफीज़, और कितनी ज़्यादा इनकी प्रोफेसरी जो है वो पाकिस्तानी टीम के काम आ रही है। इस टेस्ट सीरीज़ के एंड के अंदर हफीज़ की भी परफॉर्मेंस का ज़रा जायज़ा लिया जाएगा कि कितने पानी में है ये, और कितने पानी में है पाकिस्तानी टीम, जो बड़े बड़े दावे करती हुई नज़र आ रही है कि हम यहाँ सीरीज़ जीतने के लिए आए हैं। ये वाली चीज़ जो है वो डिस्कस होगी आगे चलकर। अभी तक जो सूरत हाल है इस वाले से मैंने आपको अपडेट किया। आपको कैसा लगा ये तमाम तर तज्जिया ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यकीनी तौर पर आइए और कमेंट सेक्शन के अंदर इसके ऊपर डिस्कस कीजिए।
अपनी राय का इजहार कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।